नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगल को अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान चंपावत जनपद के टनकपुर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गांधी मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय टमटा भी उपस्थित रहे। स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और स्थानीय सांसदों ने नितिन गडकरी को उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े प्रतीक चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने डिजिटल के जरिए कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं जन समूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवभूमि उत्तराखंड में मार्गों के विकास के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को धार देने की शुरुआत कर दी है, जहां पाताल देवी पार्टी कार्यालय में लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा के प्रभारी सुरेश भट्ट ने शिरकत की। अल्मोड़ा लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हर घर तक बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और मोदी सरकार को 2024 के पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 9 लाख लाभार्थियों को अभी तक चिन्हित किया गया है और इन सभी को योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई है और इस मीटिंग का मकसद था कि हल्द्वानी हिंसा को कैसे शांत किया जाए। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अफसरों ने पीस कमेटी के सदस्यों से सुझाव मांगा। वहीं बैठक के दौरान नैनीताल के डीएम काफी ज्यादा सख्त दिखाई दी। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने वनभूलपुरा इलाके के सभी उलेमाओं और दूसरे प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर आप किसी भी दंगाई को जानते हैं तो उसे पुलिस के हवाले कर दें। जितनी जल्दी दंगाई पकड़े जाएंगे उतनी जल्दी शहर में अमन चैन शांति कायम हो जाएगी और कर्फ्यू वाले इलाके में ढील देनी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि प्रशासन का सबसे पहला काम शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करना और शांति बहाली प्रदान करना है। फूलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है और बनफूलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई वो की जा रही है। इसमें हम समयानुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें ढील देना है, लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पे कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। इनपुट मिले थे, कुछ लाइसेंसेस की लिस्ट मिली थी जिनके दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। उसके आधार पर लाइसेंसेस को सस्पेंड करा गया है अग्रिम आदेशों के लिए। नोटिसेस वगैरह होंगे, वो जो आर्म्स एक्ट की प्रक्रिया होती है वो करी जाएगी, उसके बाद फिर अंतिम निर्णय होगा। आज यहाँ पर कई दिनों के बाद तकरीबन इसको 5वां दिन चल रहा है और आज हमारी प्रशासन से मुलाकात हुई तो हम यहाँ पर यही बात लेकर आए कि जिन लोगों ने भी ये काम किया वो बहुत गलत किया और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो बेकसूर लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं थे, चूँकि इतनी बड़ी बस्ती है, 70 से 80 हज़ार लोगों की आबादी है वहाँ पर, तो सारे ही लोग मुजरिम नहीं हैं, चंद मुजरिम हैं, उन पे सज़ा हो तो बेकसूर लोग भी। जैसी ख़बरें मुझे मिली, चूँकि मैं यहाँ पर एक अजीम ओहदे पर हूँ, तो मुझे भी बहुत से लोग ख़बरें दे रहे हैं कि घर किवाड़ें तोड़ी गई या किसी भी तरीके से। तो मेरी ये गुजारिश है प्रशासन से कि जो बेकसूर हैं उन पे किसी भी तरह की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वहीं वनभूलपुरा हिंसा में शामिल 25 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों का मेडिकल किया गया। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ कर रही है, जबकि 100 से ज्यादा उपद्रव
के आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि रविवार को पुलिस ने 25 उपद्रव के आरोपियों को गिरफ्तार किया था और इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस इन सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर रही है। आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, उनके पास से अवैध तमंचे और 54 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले से निर्वाचन से जुड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून सहित प्रदेश भर में मौसम ने मंगलवार को एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने चोटियों पर हल्के बारिश के आसार जताए हैं। आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे पारे में गिरावट आने के आसार हैं। प्रदेश के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी, चमोली, वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। 13 तारीख को उत्तराखंड के जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे वहाँ पे 13 तारीख को जो है हल्की और बहुत हल्की बर्फ़बारी भी मिल सकती है। बाकी दिन जो है मौसम साफ रहेगा। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से चमोली में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। चमोली में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली और चोपता में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड महसूस तो हो ही रही है, लेकिन बर्फबारी के बाद नज़ारे भी काफी सुंदर हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में तो 8 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद औली में भी काफी सुंदर नजारा देखने को मिला। जहां सोमवार तक औली केवल वीरान दिखाई दे रहा था, वहीं बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नगर इकाई के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आगामी 25 फरवरी को चुनाव होना है, जिसके लिए कई पदों के प्रत्याशियों को नामांकन और चुनाव नियमावली जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी त्रिलोचन जोशी ने बताया है कि अध्यक्ष समेत 6 पदों के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए 6, उपाध्यक्ष पद पर 3, महिला उपाध्यक्ष पद पर 2, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उप सचिव पद पर 2 सहित 17 नामांकन फॉर्म भर दिए गए हैं। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल की अल्मोड़ा नगर इकाई के चुनाव की प्रक्रिया आज आरंभ हो चुकी है। आज यहाँ पर को नामांकन फॉर्म बिक रहे हैं। लगभग विभिन्न पदों के लिए जो है 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशियों ने यहाँ पर को नामांकन पत्र ले लिए हैं। कल नामांकन फॉर्म जमा होंगे और परसों को उनकी जांच होगी और उसके बाद 14 तारीख को जो है नाम वापसी की तिथि होगी और 16 तारीख को हम उनको चुनाव चिन्ह यहाँ पर को आवंटित करेंगे और आगामी 25 फरवरी को रविवार के दिन जो है यहाँ पर को एक आम चुनाव यहाँ पर को होने जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर व्यापारियों और हमारे अल्मोड़ा के जो व्यापारी हैं उनमें एक उत्साह है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और इसको हम निष्पक्ष और पारदर्शी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी उत्तराखंड देवभूमि के नेतृत्व द्वारा भी जो है यहाँ पर सह पर्यवेक्षक यहाँ पर को बनाए गए हैं। तो वहीं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के मामले में ट्राइबर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कंपनी के प्रतिनिधि अंशुल पठानिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं इवेंट के आयोजक पंकज की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि नवंबर 2023 में देहरादून की एक इवेंट कंपनी के आयोजन के दौरान आयोजक पंकज कपनाम ने म्यूजिकल इवेंट के लिए 11 फरवरी 2024 के लिए बुक किया। पंकज ने इसके लिए
ट्राइबर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1,77,000 रुपए बुकिंग के तौर पर दिए, लेकिन 11 फरवरी को कार्यक्रम के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों ने स्टेडियम के दरवाजे नहीं खोले और इवेंट आयोजकों ने आनन फानन में कार्यक्रम को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित करवाया। मामले को लेकर आयोजकों ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की कार्यदायी संस्था और अंशुल पठानिया पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, कल थाना रायपुर पर एक एफआईआर लिखी गई है जिसके कि वादी मिस्टर पंकज का प्रमाण है। तो उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि एक ट्रेवर इंटरनेशनल एजेंसी है कि एक इवेंट उनको करवाना था, तो उसकी बुकिंग के नाम पर उनसे जो एजेंसी के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उसी संबंध में उनकी तहरीर पर यह एफआईआर कायम की गई है और उसमें विवेचना उसमें प्रारंभ कर दी गई। तो वहीं राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक खड़ी बस आग में तब्दील हो गई। बस में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और आग किस कारण लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं उत्तराखंड के मंगलौर में किसानों ने भारत रत्न घोषणा पर अपनी खुशी जाहिर की है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सरकार ने भारत रत्न देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को चुना। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर किसानों में खुशी की लहर है और इस बीच सभी किसानों ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की और इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। इस बीच उन्होंने चौधरी चरण सिंह के किए गए कामों और किसानों के लिए समर्पण को याद किया है। सुनिए। बहुत ही बड़ा निर्णय है जिससे न केवल एक वर्ग विशेष बल्कि पूरा किसान वर्ग, पूरा किसान समूह इससे गौरवान्वित है। हम बार बार इस भारत रत्न दिए जाने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि बहुत पहले ही ये सम्मान चौधरी साहब को दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने चौधरी साहब की उपेक्षा की और उन्हें जिस सम्मान के वो हकदार थे वो कभी दिया नहीं। वहीं हल्द्वानी में कर्फ्यू के बीच आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। 10,000 लीटर दूध, 2 गाड़ी अंडे, ब्रेड और 6 गाड़ी राशन, 6 ट्रक सब्जी और 4 रसोई गैस की गाड़ियों से आपूर्ति की जा रही है। वहीं कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में 400 गैस सिलेंडर बांटे गए। प्राथमिक उपचार केंद्र बनभूलपुरा में 65 लोगों का ओपीडी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। कर्फ्यू की वजह से अभी तक 15 करोड़ के कारोबार का नुकसान हो चुका है। वहीं बेरीनाग और गंगोली हाट क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए खुशी की खबर है। दरअसल उनकी 2 दशकों से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। जहां ब्रिगेडियर एसपीएस चौहान ने पंचशूल सीएससी कैंटीन का उद्घाटन किया है। सीएसडी कैंटीन के उद्घाटन से अब पूर्व सैनिकों को दूर दराज नहीं जाना होगा। घर के नजदीक कैंटीन में ही सभी सामग्री मिल पाएगी। उद्घाटन के मौके पर बेरीनाग और गंगोली हाट के सैकड़ों पूर्व सैनिक मौजूद रहे और इस कैंटीन के उद्घाटन से पूर्व सैनिकों को बहुत राहत होने वाली है।
लक्सर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सेठपुर ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दीपक सेठपुर ने कहा है कि सरकार ने जिस तरह से धर्म विशेष के एक संस्थान पर पहले बुलडोजर चलवाया और फिर वहां राजनीतिक लाभ लेने के लिए माहौल को खराब कराया, वो अति निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की फेलियर के वजह से हल्द्वानी में दंगा और बवाल हुआ है, जिसमें पुलिस कर्मियों और सिविल के लोगों को जान और माल की हानि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि 17 फरवरी को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल के नेतृत्व में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता हल्द्वानी के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। यह है कि जिस प्रकार से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, उसको सरकार, चुनाव का माहौल है, चुनाव के बाद जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, नोटिस के जरिए उन लोगों से उनको संदेश भेजना था। और उसके बाद भी जिस प्रकार से मुस्लिम दलित को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित किया जा रहा है, ये इसका हम खंडन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी के नेतृत्व में जल्द पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हल्द्वानी पहुँचा जाएगा। लक्सर के आर्य समाज आश्रम के 89वें 3 दिवसीय आर्य समाज महोत्सव का समापन हो चुका है और इस अवसर पर आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य वीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि समाज में फैली ही कुरीतियों को दूर करने का काम आर्य समाज करता है और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने महर्षि दयानंद के जीवन पर भी प्रकाश डाला और बताया कि भारतीय वैदिक पद्धति, संस्कृति, सभ्यता को आज का युवा अपना रहा है। स्थिति में है वो सारा वेद के आधार पर है। आर्य समाज जो संस्था है वो सच्चाई की ओर अग्रसर है, सच्चाई से अवगत कराती है, सत्य की पक्षधर है। देश की, राष्ट्र की जो अखंडता है या राष्ट्र की जो स्वतंत्रता है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का रहा है। इसलिए जनता जान चुकी है कि हमें एक अच्छाई रास्ते को पकड़ना है, उत्तम रास्ते को पकड़ना है। चलो, इसमें यही कहूँगा, जैसे स्वामी जी ने भी बताया कि आर्य समाज सदैव से ही समाज की अनेक कुरीतियों को दूर करने का काम करता रहा है। पूर्व में चाहे वो दहेज प्रथा रही हो, बाल विवाह रहा हो, छुआछूत रहा हो, ऐसे अनेक कार्यों पर आर्य समाज ने अपना बहुत योगदान दिया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब पश्चिमी अंधानुकरण बहुत हो रहा है, ऐसे में वैदिक संस्कृति हमारी कितनी प्रभावशाली हो, जिससे हम राष्ट्र को शिखर पर पहुंचा सकें, और जो नशे की प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है उसे दूर करने का जो कार्य, जो प्रयास आर्य समाज कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।